गुड मॉर्निंग दोस्तों, दृष्टि द विजन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार गुप्ता। आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 6 में आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसका निर्देशांक बिंदु x1 y1, x2 y2 और x3 y3 है। तो अब हम इस ABC जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे जिसका निर्देशांक बिंदु हमारे पास दिया हुआ है। तो चलिए हम निकालते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक हम कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। ये हो गया कार्टेशियन प्लेन हमारे पास। इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ। अब हम इसे क्या करते हैं, मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद क्या मिला हमें, एक त्रिभुज बन गया। इसका नेम हम A रख लेते हैं, इसका B कर लेते हैं और इसका हम C कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से A को मान लेते हैं कि x1 y1 है, B को मान लेते हैं x2 y2 है और C को मान लेते हैं कि ये x3 और y3 है। तो अब हमें इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करते हैं, B से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। B से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस तरह से। उसी प्रकार C से भी हम x एक्सिस पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। फिर A से भी हम क्या कर लेते हैं, x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। और हम क्या करते हैं, अब इसका नेमिंग कर देते हैं। तो देख क्या रहे हैं, हमारे पास ABC ऑलरेडी है, इसका नेम हम क्या करते हैं, D रख लेते हैं। इसका नाम हम E कर लेते हैं और इसका नाम हम F कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को निकालने से पहले इसमें जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को पहले हम पता कर लेते हैं। तो करना क्या, हमें पहले एक्स एक्सिस का डिस्टेंस हम पता करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या क्या है, तो देख रहे हैं OF है, OE है और OD है। कोई भी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, तो ओरिजिन पॉइंट से करते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट हमारे पास ये रहा। अगर हम O से F के बीच का अगर हम डिस्टेंस पता करें किस पे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो क्या मिलेगा हमारे पास, F जो बता रहा है कि x2 है। डैट मीन्स O से F के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास x2 है। और ठीक वही काम अगर हम कहाँ करते हैं, O से E के बीच, तो E देखिए, E का जो हमारे पास x निर्देशांक कितना है, x1 है। डैट मीन्स OE जो है हमारे पास, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम आते हैं यहाँ पे, OD देखते हैं। अगर हमें OD का डिस्टेंस पता करना है तो D पॉइंट जो है वो क्या शो कर रहा है, एक्स एक्सिस के लिए x3 शो कर रहा है। इसका मतलब है कि O से D के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास x3 है। उसी प्रकार अगर y के लिए हम चेक करते, यानी कि BF चेक करना होता, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दिखा रहा है, y2 दिखा रहा है। AE कितना होता, तो AE का हमारे पास y देख लेते हैं, कितना हमारे पास y1 है। और ये CD के लिए देखते हैं तो हमारे पास क्या है, y3 है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने लगभग सारी डिस्टेंस पता कर लिए हैं और बाकी जो बचा होगा हम निकाल भी लेंगे।
तो अब हम क्या करते हैं, आगे आते हैं। आगे के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बॉर्डर लाइन ऐसे खींच लेते हैं आगे बनाने के लिए। चलिए, तो हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ कर लेते हैं हम बराबर। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले देखिए कि हमारे पास ए बी एफ और ई जो है एक ट्रेपीजियम दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें, ट्रेपीजियम के आकार दिख रहा है, क्योंकि ट्रेपीजियम हमें ये बताता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर दो साइड आपस में पैरेलल हो और दूसरा पेयर जो है वो पैरेलल नहीं हो, यानी कि समांतर नहीं हो, तो उस प्रकार के जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्रेपीजियम। तो यहाँ देखिए हमारे पास बी एफ और ए ई जो है आपस में पैरेलल है, जबकि उसका एक दूसरा जो है हमारे पास पेयर है एफ ई और बी ई, ये आपस में क्या हमारे पास पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है इसका मतलब क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ठीक उसी प्रकार से देखिए ना, ये दूसरा वाला भी पार्ट हमें ट्रेपीजियम ही दिख रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें ए ई डी और सी में, तो ए ई जो है वो सी डी के पैरेलल है, बट ई डी जो है कि नॉट पैरेलल ए सी, यानी कि ए सी के पैरेलल नहीं है। तो इस तरह से ए बी एफ ई जो है कि एक हमारे पास ट्रेपीजियम हो गया, दूसरा ट्रेपीजियम हमारे पास क्या हो गया, ए ई डी और सी हो गया। अब देखिए हमारे पास ये दोनों ट्रेपीजियम, यानी कि यहाँ से यहाँ का एरिया और यहाँ से यहाँ का एरिया अगर मिला दें तो ये सारी एरिया कवर कर लेता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो करना है ए बी सी का एरिया निकालना। तो अगर हम टोटल एरिया में से बी एफ डी और सी, यानी कि ये वाला एरिया अगर हम क्या करें सब्ट्रैक्ट कर लें, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, टोटल बचेगा ए बी सी बच जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बच जाएगा हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास बी एफ डी और सी में भी ए भी एक हमारे पास क्या बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन किस प्रकार के क्वाड्रिलेटर, ए भी एक ट्रेपीजियम ही बन रहा है। क्यों, क्योंकि बी एफ जो है वो सी डी के पैरेलल है, जबकि एफ डी जो है वो बी सी के पैरेलल नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी एफ डी सी जो है ये भी एक ट्रेपीजियम हो गया। तो अगर हम क्या करें कि ए बी एफ ई ट्रेपीजियम का एरिया जो है किसके साथ जोड़ने, ए ई डी सी का ट्रेपीजियम एरिया अगर हम क्या करें आपस में जोड़कर अगर ये वाली एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या बचेगा हमारे पास, टोटल एरिया में से अगर ये वाली एरिया घट जाएगा तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ही तो बचेगा। तो चलिए हम यही करते, लेकिन इससे पहले हमें करना क्या होगा कि अब हमें ये जानना है कि आखिर में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है। तो चलिए हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है क्या चीज़। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें ये बताता है क्या बताता है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में होता है हमारे पास बेस। क्या होता है हमारे पास, इनटू बेस होता है। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला का हम उपयोग करते हुए अब क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी एफ ई, अब प्लस क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए ई डी सी, और माइनस क्या कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी एफ डी सी को। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बच जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं। तो क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसका, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, अब प्लस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसका, ए ई डी सी, ए ई डी सी, और फिर क्या करना है माइनस करना है
किससे? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? तो बी एफ डी सी, बी एफ डी सी, ये हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए अब हम करते क्या, यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन हमें ये कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी एफ ई में आते हैं, ए बी एफ ई में आते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ही बताता है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू बेस। तो हाफ ऑफ पैरेलल साइड, तो सबसे पहले तो हाफ तो हम लिख ही सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है इस ट्रेपेजियम में? बी एफ जो है वो पैरेलल है किसके? ए ई के, यानी कि बी एफ प्लस हो जाएगा हमारे पास ए ई, क्योंकि यही दोनों हमारे पास क्या है? पैरेलल साइड है। तो बी एफ प्लस हम क्या लिखेंगे? ए ई लिख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। क्या है? इसी में रहा है इनटू बेस। तो इनटू बेस क्या हमारे पास? तो बेस हो गया हमारे पास एफ ई, क्योंकि इस ट्रेपेजियम का बेस तो ही है, तो लिख देंगे इनटू एफ ई। फिर फॉर्मूला में आगे कहता है, हमने क्या किया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी एफ ई तो लिख लिया। अब हमें क्या करना है? प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई डी सी। तो यहाँ प्लस है तो हम प्लस कर लेते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं? ए ई डी सी, ए ई डी सी। तो ए ई डी सी में भी वहीं करेंगे क्योंकि भी एक ट्रेपेजियम है। तो हम पढ़े हैं कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है? ए ई प्लस सी डी। तो ए ई प्लस सी डी इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास? तो इसका बेस हो जाएगा ई डी। तो बेस लिख लेते हैं ई डी। फिर नेक्स्ट क्या करें हमारे पास? माइनस, फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एफ डी सी में आते हैं। तो बी एफ डी सी हमारे पास क्या है? बी एफ डी सी। तो फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है इसका? बी एफ प्लस सी डी। तो लिख लीजिए यहाँ पे बी एफ प्लस सी डी। फिर फॉर्मूला बताता है इनटू बेस। तो बेस इसका क्या होगा? टोटल बेस हमारे पास एफ डी है, तो यहाँ लिख देंगे इनटू एफ डी। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं? हाफ तो हाफ ही रह जाएगा हमारे पास। अब आते हैं बी एफ पता करते हैं। बी एफ है कितना? तो बी एफ देखिए ना, ये रहा बी एफ, और बी एफ का डिस्टेंस क्या है? वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब हमें वाई चाहिए। तो कितना इसका डिस्टेंस है? वाई टू। तो लिख सकते हैं वाई टू प्लस है तो प्लस ए ई। देखिए कितना है ए ई? टोटल हमारे पास कितना ये है ना, ए ई हमारे पास क्या शो कर रहा है? वाई वन शो कर रहा है, तो वाई वन कर लिए। इन टू में क्या हमारे पास? एफ ई। चलिए देखते हैं एफ ई हमारे पास ये रहा, लेकिन एफ ई कोई डिस्टेंस हमारे पास था ही नहीं। हमारे पास जो भी डिस्टेंस है ओ एफ है और ओ ई है। तो क्या करते हैं, अगर हम ओ ई में से ओ एफ को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बच जाएगा हमारे पास? एफ ई तो बचेगा। तो एफ ई का हमारे लिए क्या हो जाएगा? तो ई हो जाएगा हमारे पास एक्स वन माइनस एक्स टू, क्योंकि ओ ई माइनस ओ एफ जब करेंगे तो एफ ई बचेगा। तो ओ ई हमारे पास एक्स वन है और ओ एफ हमारे पास एक्स टू है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स वन माइनस एक्स टू। फिर नेक्स्ट आते हैं, प्लस है तो प्लस कर लिए, हाफ है तो हाफ कर लिए। अब नेक्स्ट हमें बता रहा है ए ई। चलिए ए ई देखते हैं क्या। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ए ई निकाल, ए ई कितना लिखे थे? वाई वन। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से वाई वन। प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। सी डी देखते हैं, सी डी कितना हमारे पास? तो ये हमारे पास वाई थ्री। तो वाई वन प्लस वाई थ्री हो गया। अब आते हैं हमारे पास फिर आ गया ई डी। चलिए ई डी देखते हैं। ई और डी ये रहा, लेकिन ई डी तो हमारे पास कोई डिस्टेंस नहीं, जो भी डिस्टेंस है ओ से, तो ओ डी है और ओ ई है। अगर हम क्या करते हैं, ओ डी में से अगर ओ ई को सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या बचेगा? ई डी। और ओ डी हमारे पास एक्स थ्री है और ओ ई हमारे पास कितना? एक्स वन, यानी कि एक्स थ्री में से अगर एक्स वन घटा दें तो क्या बच जाएगा हमारे पास? ई डी बच जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हमारे पास, क्या लिखेंगे? एक्स थ्री माइनस एक्स वन। और फिर आते हैं नेक्स्ट, माइनस कर लेते हैं, हाफ है तो हाफ लिखेंगे। चलिए हाफ में हमारे पास क्या दिखा रहा है? बी एफ। तो चलिए बी एफ अभी आप थोड़ी देर पहले भी निकाल रखे थे, तो बी एफ हमारे पास क्या शो कर रहा है? वाई टू शो कर रहा है, तो वाई टू लिख लेते हैं। प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। सी डी हमने निकाल रखा है, सी डी कितना हमारे पास? वाई थ्री है, तो हम वाई थ्री लिख लेते हैं। फिर ब्रैकेट बंद करते हैं। फिर बेस बता रहे एफ डी। एफ डी देखिए हमारे पास क्या? एफ और डी ये रहा टोटल। तो हमारे पास जो भी डिस्टेंस है वो ओरिजिन से शुरू होता है, तो हमारे पास डिस्टेंस कौन है? ओ डी। और क्या है हमारे पास? ओ एफ है। अगर हम ओ डी में से ओ एफ को सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या बचेगा?
एफ डी बचेगा। तो ओ डी हमारे पास है x3 और ओ एफ है x2, इसका मतलब हो जाएगा x3 माइनस x2। तो यहाँ लिख सकते हैं x3 माइनस x2। चलिए ये हो गया, यहाँ तक हमारा काम खत्म। अब नेक्स्ट लाइन हमें ये दिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए कि यहाँ भी हमारे पास हाफ है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ, तीनों में हमें हाफ दिख रहा है। एक काम करते हैं, क्यों ना हम हाफ को बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम हाफ को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, ये दोनों बच गया, ये दोनों बच गया और ये दोनों बच गया। तो लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास y2 प्लस y1 इंटू में बच गया हमारे पास x1 माइनस x2, फिर प्लस हो जाएगा y1 प्लस y3, फिर इंटू हो गया हमारे पास x3 माइनस x1, क्योंकि हमने सबका हाफ तो बाहर निकाल दिया है तो बचा क्या, जो बचा वहीं लिख रहे हैं हम। तो यहाँ क्या बच गया y2 प्लस y3 इंटू में बच गया हमारे पास x3 माइनस x2, और यहाँ पे हमारे पास ए बिग ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट से हमने बंद कर दिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, करते हैं। नेक्स्ट में ये बता रहा है कि हाफ है तो हाफ ही लिख लेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि ये और ये दोनों जो है कि y2 प्लस y1 और x1 माइनस x2 आपस में मल्टीप्लाई, ठीक उसी प्रकार से ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी इसी प्रकार से मल्टीप्लाई है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास छूट गया, ये होगा हमारे पास माइनस, क्योंकि ये प्लस में तो लिख ली लेकिन इसकी माइनस हमने यहाँ लिखा ही नहीं, तो ये लिख लेते हैं, ये रहा माइनस। चलिए आगे आते हैं। अब हम इस दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, उसमें होता है क्या चीज़ है कि किसी एक को कांस्टेंट रख के दूसरे वाले को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि मान लें कि y1 को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो सबसे पहले y2 से x1 में करेंगे, फिर उससे जब हो जाएगा तो यहीं से अब किस में करेंगे, फिर x2 में करेंगे। जब y2 से सब में हो गया तो वहीं काम अब y1 से करना शुरू करेंगे, तो y1 से फिर x1 में करेंगे, फिर y1 से हम किस में करेंगे, x2 में करेंगे। ठीक इसी तरह से सब में हम करेंगे, 1 बाई 1 करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या, अगर हम y2 को x1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, y2 और x1 दोनों के पहले प्लस प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास y2 x1। चलिए नेक्स्ट y2 से x1 में कर लिया। अब हमें क्या बता रहा है, y2 से x2 में करना है, तो करेंगे। देखें यहाँ है हमारे पास प्लस और यहाँ है माइनस, इसके पहले माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास y2 x2। फिर वही काम करते हैं, अब किसके साथ करेंगे, y1 के साथ करेंगे। y1 से x1 में करेंगे तो क्या होगा, इसके पहले भी प्लस और इसके पहले भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा हमारे पास y1 x1। फिर अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, मिलके क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा y1, और x2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y1 x2 हो गया। ये हो गया हमारे पास इसका काम खत्म। अब देखते हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं y1 से फिर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, फिर y1 से इसमें पहले करेंगे, फिर y1 से x1 में करेंगे, फिर y3 से x3 में करेंगे, फिर y3 से x1 में करेंगे। तो चलिए आते हैं, y1 में अगर x3 से मल्टीप्लाई करते तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास y1 x3। फिर इसी y1 से किस में करेंगे, अब x1 में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस से मिलके क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास y1 x1 माइनस में। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब y3 से बारी बारी से करेंगे, तो y3 से भी इसमें करेंगे तो ये प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस हो जाएगा हमारे पास y3 x3। फिर इसी y3 से अब किस में करेंगे, x1 में करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास y3 x1, ये ना। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देख रहे हैं माइनस है, अब हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वही काम करेंगे। फिर से क्या करेंगे, वहीं आपको करने के लिए बताएं कि पहले हम इससे करेंगे, फिर यहाँ से इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे, फिर y3 से इसके दूसरे वाले में करेंगे, तो वहीं काम करेंगे फिर से। तो एक काम करते हैं, फिर y2 में से अगर हम y3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसके पहले माइनस है और इसके पहले प्लस है, प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास y2 x3। चलिए अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या y2 x3 हो गया। अब इसी y2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी पहले से माइनस है,
और यहाँ भी हमारे पास क्या है, माइनस है। तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया हमारे पास, प्लस हो गया। तो ये हो गया हमारे पास y2x2 प्लस y2x2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास क्या है। अब y2 से हमने काम खत्म कर लिया, अब आते हैं y3 से करते हैं। तो y3 से अगर x3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल रहा है हमारे पास, वही मिल रहा है। क्या मिला, देखिए बताते हैं। हाँ, y3 से x3 में करेंगे तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस y3 x3। फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन उससे तो क्या देखते हैं हमारे पास, यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास प्लस है। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, ये प्लस प्लस तो हमारे पास प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ऑलरेडी पहले से माइनस यहाँ ब्रैकेट के बाहर। तो ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया माइनस और ये हो गया हमारे पास प्लस, प्लस माइनस माइनस मिलके ये होगा माइनस। क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। अब फिर आते हैं, तो इसके से ये तो माइनस हो गया और ये ऑलरेडी माइनस और यहाँ माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। अब y3 से x2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y3x2। चलिए इस तरह से अब यहाँ का काम खत्म हो गया। अब देखना हमारे पास क्या है कि बहुत ऐसे हैं, कुछ प्लस में और कुछ माइनस में, जो क्या होंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, y2x2 माइनस में, और यहाँ देखिए y2x2 किस में, प्लस में। ख़त्म हो गया इसकी कहानी। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास y1x1 प्लस में है, और यहाँ देखिए y1x1 माइनस में, ये भी हो गया ख़त्म। अब आते हैं, एक चीज़ और दिख रहा है हमारे पास, यहाँ प्लस में y3x3 है, और ठीक यहाँ देखिए हमारे पास माइनस में। अब ये हो गए ख़त्म। अब इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो क्या हो सके, एक दूसरे की तरह और काट सके। तो अब हमें आगे काम करना होगा। चलिए आगे क्या काम करना देखते हैं। आगे काम हमें ये करना है कि ये हाफ है, तो अब यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू लिखते हैं, और हाफ है तो हाफ लिख लेते हैं। यहाँ आते हैं हमारे पास, अब एक काम करते हैं, यहाँ भी देखिए y2x1 है। अब देखिए तो और कहीं है क्या x1 वाला, एक यहाँ पे x1 है हमारे पास, देख रहे हैं ना, यहाँ x1 है और यहाँ x1 है। तो एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा मार्किंग यहाँ करते हैं कि हम इस दोनों को एक साथ ले रहे हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे x1 है और यहाँ भी x1 है, दोनों में कॉमन है। एक काम करते हैं, हम x1 को यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे कॉमन निकालेंगे तो क्या बच गया, इसके साथ बच गया y2, और इसमें क्या बच गया हमारे पास, माइनस y3, तो लिख दिए। नेक्स्ट आते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास। अब हमारे पास आते हैं, यहाँ पे देखते हैं x1 कॉमन निकाल। अब देखिए हमारे पास दूसरा एक दिख रहा है, x2 यहाँ दिख रहा है, y1x2, और कहीं दिख रहा है क्या, x2 वाले, हाँ एक यहाँ दिख रहा है हमारे पास। तो ये क्या करते हैं, इन दोनों में से x2 को कॉमन निकाल लेते, ये प्लस वाले को पहले रख लेते। तो जैसे प्लस वाले को पहले रखेंगे तो हमारे पास प्लस x2 कॉमन निकल जाएगा, बचा क्या चीज़, तो यहाँ से बच गया हमारे पास y3, और यहाँ कितना बच गया हमारे पास, y1। क्या बच गया, x2 तो हमने कॉमन कर दिया, बचा क्या हमारे पास, माइनस y1। तो माइनस y1 कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास क्या है। अब कौन कौन सा बच गया हमारे पास, x2 वाला भी हमारे पास खत्म हो गया। अब देखते हैं हमारे पास x3, ये बच गया y2x3, और एक और होनी चाहिए हमारे पास y1x3, ये हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं, इस प्लस वाले x3 को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे बाहर निकाल ली तो बचा क्या चीज़, यहाँ बच गया हमारे पास y1, और इसमें क्या बच गया, x3 निकल गया तो माइनस y2। अब ये हो गया हमारे पास फार्मूला, और इसी फार्मूला को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला।
एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। चलिए कुछ अल्टरनेट चीज़ें हम सीखने की कोशिश करते हैं। अभी तो हमारे पास जब भी अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो ए बी सी, तो हम इस फार्मूला का उपयोग करते हुए बना लेंगे और इसमें देख रहे हैं। और जब भी देखते हैं एक बात याद रखिएगा, कभी भी हम सवाल करते हैं तो ये कंटिन्यू होता है इस तरह से, तो इसमें तो कहीं से भी कीजिए कंटिन्यू हो ही जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक काम करते हैं, और काम क्या करना है हमें, एक अल्टरनेट तरीका हम सीखने की कोशिश करते हैं। अल्टरनेट तरीका देखते हैं कि अल्टरनेट तरीका हो क्या सकता है। चलिए अल्टरनेट रूल। अल्टरनेट रूल के लिए हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ए बी सी निकालना है, तब उस दौरान हम क्या करते हैं, एक फार्मूला हम अल्टरनेट फार्मूला लिखते हैं। देखिए होता क्या चीज़ है कि इक्वल टू में हम लिख सकते हैं हाफ, और ये यहाँ पे हम मोड का यूज करेंगे। मोड का यूज कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसी को हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं x1 और यहाँ पे लिख लेते हैं y1, फिर वहीं पे x1 y1 के बाद क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट x2 y2। हम कुछ नहीं कर रहे, बस जैसे है वैसे लिखते जा रहे हैं, फिर प्लस करेंगे, फिर मोड का सिंबल डाल। अब x1 y1 x2 y2, अब इसको यहाँ पे ले लेते हैं, यानी पूरे एक राउंड हमें लिखना है x1 y1 फिर x2 y2 फिर x3 y3 का लिखना है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास x2 y2, इसके बाद क्या बच गया हमारे पास x3 y3 बच जाएगा। फिर यहाँ पे बंद करेंगे, फिर प्लस कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, अब इस x3 y3 को यहाँ लिख लेते हैं x3 y3। अब इतना लिखने के बाद से अब बताइए इसके बाद कोई आगे है क्या, नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप राउंड करते गए, x3 y3 के बाद क्या बच गया हमारे पास, वहीं आ गया x1 y1। और इस फार्मूला का भी हम लोग उपयोग करके बना सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला का उपयोग कैसे करेंगे इसके लिए हम थोड़ी सी चीज़ें आपको बताते हैं। इसमें करते क्या है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें, यानी कि यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ करते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक वही काम यहाँ भी करेंगे। कैसे, यानी कि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किसको करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या होगा, आगे का पॉइंट जो होगा आपको कैसे लिखना होगा। ये हमारे पास तो हो ही गया। अब क्या करते हैं, इसको पहले हमें मल्टीप्लाई करना, x1 से y2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा हमारे पास x1 y2, और जो दूसरा वाला हिस्सा होगा उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे x2 y1। क्या कर लेंगे x2 y1। फिर यहाँ देखिए इस में क्या है, बीच में प्लस है तो हम यहाँ प्लस डाल देते हैं। फिर यहाँ पे क्या हम क्या करेंगे, वहीं करेंगे, पहले इसको करना है x2 y3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा x2 y3। नेक्स्ट आपको पॉइंट बताएं कि दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन लिखेंगे किस में, माइनस में x3 y2, तो लिख लीजिए यहाँ पे x3 y2। फिर यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर प्लस करेंगे, नेक्स्ट भी वही हमारे पास होगा, पहले इसको करेंगे, क्या होगा हमारे पास x3 y1, और फिर माइनस हो जाएगा हमारे पास x1 y3। और इस प्रकार से हम लोग आगे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अच्छा चलिए एक बात और बता दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी निकालते हैं तो उसका आंसर जो है कि हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट, यानी किसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्गमात्रक। यानी कि जब भी हम आंसर लिखेंगे इसका तो उसके अंत में वर्गमात्रक या स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखेंगे। चलिए ये रहा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। ऐसे हमसे एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल भी पूछ सकता है, लेकिन एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल निकालने के लिए हम चलिए देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो इस प्रकार से है, कुछ ऐसे दे रखा है, और इसका नेमिंग हम क्या कर लेते हैं
कि ये मान लेते ये है, बी है, सी है और डी है। तो हमें करना कुछ नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले हमने क्या किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पता कर लिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो काम कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको किसी एक डायगोनल के द्वारा बाइसेक्ट कर लेते हैं दो भागों में, यानी कि एक भाग एक ट्रायंगल बन जाएगा, दूसरा भाग दो ट्रायंगल बन जाए। अगर हम इसको यहाँ से अगर क्या करते हैं, एक डायगोनल खींच देते हैं, तो एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, कौन सा, बी सी डी बनेगा, और दूसरा बनेगा ए बी डी बनेगा। अगर हम यहाँ से एक ट्रायंगल खींच देते हैं तो एक ट्रायंगल हमारे पास क्या, ट्रायंगल क्या बनेगा, ए बी सी बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, ए सी डी बनेगा। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को लेकर खींच लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, ए से सी को अगर हम मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल भाग हमारे पास ए बन गया और दूसरा हमारे पास ए बन गया। तो उस दौरान अगर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तब हमारे पास बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, तो पहला भाग देखिए ना, क्योंकि अब ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक और दो, तो ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आप प्लस क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी, ए सी डी। एक तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं, कि यानी दो भागों में उसे बांट देंगे तो दो ट्रायंगल हमें मिल जाएगा, और दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल कर हम उसे आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अगर इसी का एक और अल्टरनेट देखते हैं, अल्टरनेट रूल, तो फिर वही काम कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी निकालना है। तो चलिए हम करते हैं क्या, वही काम करते हैं, पहले जो हमने अल्टरनेट पढ़ रखा था, यहाँ पे हाफ कर लेते हैं और यहाँ एक बिग ब्रैकेट देते हैं, फिर यहाँ पे मोड का सिंबल देते हैं, वही काम करेंगे। उस दौरान अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, ये क्या मान लेते हैं कि ये हमारे पास x2 y2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास x3 y3 हो जाएगा, और ये मान लेते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा पॉइंट है तो x4 y4 हो जाएगा हमारे पास। चलिए, तो जब ये हो जाएगा तो अब हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं। यहाँ पे काम क्या करेंगे, हमने भी कंटिन्यूस समय लिखा था, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 y1, फिर यहाँ लिखेंगे x2 y2, फिर ये मोड बंद करेंगे, यहाँ फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, तो अगला है हमारे पास x2 y2, और यहाँ पे काम करेंगे x3 y3, फिर यहाँ बंद करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, फिर क्या करेंगे x3 y3, इसके आगे क्या होगा हमारे पास, तो पहले हम क्या कर लिए थे, ट्रायंगल में x1 y1 कर लिए थे, लेकिन हमारे पास एक और पॉइंट है x4 y4, हमें यहाँ पे लिखेंगे x4 y4, फिर नेक्स्ट करेंगे प्लस, फिर लिखेंगे हमारे पास क्या चीज़, x4 y4। अब इसके बाद कोई नहीं बचा, तो अगला राउंड में हमारे पास क्या आ रहा है, x1 y1, तो यहाँ लिखेंगे x1 और y1, और फिर यहाँ पे बिग ब्रैकेट से बंद कर लेंगे, और फिर वही काम करेंगे जो उस समय आपने किए थे। क्या किया था आपने, पहला काम किए थे किससे, इसको किए थे, और फिर उसके बाद से इसको किए थे, और फिर दोनों को आपस में आपने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट कर लिए थे, तो फिर वही काम कर लेते। तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू क्या लिखेंगे, x1 y2 माइनस हो जाएगा x2 से y1, तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 y1, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर वही काम यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, इसी तरह से और करते करते हम क्या लास्ट वाले को देखते हैं। तो क्या हमारे पास होगा, x1 y1 सॉरी x4 y1 लिख सकते हैं यहाँ पे, x4 y1, फिर माइनस क्या हो जाएगा, ये वाले हमारे पास पार्ट x1 और y4, x1 y4 के रूप में हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट बंद। फिर आगे का तो आप सॉल्व कर ही सकते क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको मिलते हैं।
और हमने आपको बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि एरिया हमेशा जो होता है वर्ग मात्रक के रूप में लिखते हैं, यानी कि स्क्वायर यूनिट्स के रूप में लिखते हैं। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एरिया निकाल रहे होते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो निगेटिव आ जाता है। तो आपको बता दें कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या कोई भी एरिया हो, कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो आंसर अगर निगेटिव आता है तो जब भी आप आंसर लिख रहे होंगे तो आप निगेटिव को हटाकर ओनली पॉजिटिव्स लिखेंगे। चलिए कुछ पार्ट्स और हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं निर्देशांक बिंदु से किसी भी क्वाड्रिलेटरल की पहचान, यानी किसी भी चतुर्भुज की पहचान। कभी कभी आपको ऐसे कर दिया जाता है कि कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स देने के बाद से आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि किस क्वाड्रिलेटरल का कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ करते नहीं हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता रहे हैं। अगर केस 1 की बात करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास केस 1 में हम लोग पढ़ते हैं वर्ग, यानी कि स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं क्या, तो स्क्वायर का फिगर आप देख रखे होंगे, होता है क्या चीज़ है कि उसको चारों साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मान लिए कि ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी और ये हो गया डी, इसके चारों साइड जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो करना क्या है इसकी पहचान के लिए, हमें क्या करना होता है, सबका डिस्टेंस निकालेंगे। एक बार डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे, और सबको निकालने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस है क्या हुआ, ए बी के जस्ट इक्वल टू बी सी होना चाहिए, बी सी के जस्ट इक्वल टू हमारे पास सी डी के होना चाहिए, और सी डी के जस्ट इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, डी ए होना चाहिए। दूसरा हम ये बताता है कि इसी स्क्वायर में कि इसके जो डायगोनल्स जो होते हैं वह आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर लेंथ के होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि डिस्टेंस हमारे पास एक दूसरा डिस्टेंस फिर निकालेंगे क्या, कि ए सी जो होना चाहिए वो जस्ट इक्वल टू हमारे पास किसके होना चाहिए, बी डी के इक्वल होने चाहिए। अगर इतना कंडीशन अगर फ्लो करता है, यानी कि यहाँ क्या बता रहा है कि चारों साइड आपस में बराबर हो गए, और दूसरा ए सी और बी डी जो है वो हमारे पास डायगोनल है, और दोनों डायगोनल अगर आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि दिया हुआ जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स है वो किसके पॉइंट्स हैं, तो स्क्वायर के, किसके हैं, स्क्वायर के। चलिए केस 2 में हम आते हैं। केस 2 में देखते हैं क्या हमारे पास है। केस 2 में हम पढ़ते हैं आयत, रेक्टेंगल। तो आयत भी कुछ ऐसा ही होता है। कैसे होता है आयत, हम लोग देखे हैं ऐसे कि ये भी जो होता है इसमें चारों भुजा आपस में बराबर होता था, यानी ऑल साइड्स जो होते हैं इक्वल होते थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। और वो कैसे, कि मान लेते हैं इसका नेम ए है, इसका नाम बी है, और इसका सी और इसका डी। तो इसमें क्या होता है कि ए डी जो साइड है वो किसके इक्वल होगा, बी सी के, और ई वी जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास सी डी के। तो यानी कि हमारे पास पहला कंडीशन तो ये बताता है कि जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, वो डिस्टेंस होना चाहिए कि ए बी जो है जस्ट इक्वल टू किसके होना चाहिए, डिस्टेंस सी डी के। दूसरा देखते हैं इसी में क्या दिखा रहा कि ए डी जो होना चाहिए वो जस्ट इक्वल टू बी सी के होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस ए डी जस्ट इक्वल टू हमारे पास किसके होना चाहिए, बी सी के इक्वल होना चाहिए। और एक बात और बताएं आपको कि इसमें भी अगर हम डायगोनल को लेते हैं तो इसके भी डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे से बराबर लेंथ के होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में जो डिस्टेंस फिर यहाँ होगा वो ए सी जो होना चाहिए वो जस्ट इक्वल टू किसकी होना चाहिए, बी डी के इक्वल होना चाहिए। जब इतना कंडीशन अगर फ्लो करे तो इसका मतलब है कि जो दिया गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट से वह एक आयत यानी कि रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में। यहाँ से इसको एक बॉर्डर लाइन लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास दिख क्या रहा है कि अब हम लेते हैं एक हमारे पास
पैरेललोग्राम लेते हैं। क्या लेते हैं? चाहे ये वर्ग है, इसी के सामने एक रोम्बस ले लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज भी कुछ खास नहीं, इसको हम केस 3 कर लेते हैं। ये भी हमारे पास एक स्क्वायर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके प्रत्येक एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, इसके प्रत्येक जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। बस जैसे इसके चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो इसके भी चारों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कैसे इसका फिगर होता है, हम आपको बता रहे हैं। ये फिगर कुछ ऐसे होता है। इसका नेम ए कर लेते हैं, इसका नेम बी कर लेते हैं, इसका नाम सी और इसका नाम डी कर लेते हैं। तो इसमें होता है क्या चीज़ है कि ये चारों साइड आपस में तो इक्वल होते हैं, लेकिन इसके जो एंगल होते हैं ना वो 90 डिग्री के नहीं होते। अगर 90 डिग्री का होता तो फिर ये भी स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होने के कारण ये जो है कि स्क्वायर नहीं होता। एक और दूसरी भी हमारे पास रीजन है। दूसरा रीजन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो डायगोनल जो होता है वो आपस में इक्वल था, लेकिन इसके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब है कि अगर हमें रोम्बस होना होगा तो क्या करना होगा कि जो डिस्टेंस होना चाहिए वो ए बी जो है कि जस्ट इक्वल टू हमारे पास बी सी होगा, बी सी जस्ट इक्वल टू हमारे पास सी डी होगा, और सी डी जस्ट इक्वल टू हमारे पास डी ए तो होगा। लेकिन उस दौरान हमारे पास जो डायगोनल्स होंगे यानी कि ए सी और बी डी ये आपस में इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं रोम्बस में। तो इसका मतलब है कि इस दौरान डिस्टेंस हम लिख सकते हैं कि ए सी जो है कि नॉट इक्वल टू बी डी जब होगा, तब इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि जो भी हमारे पास निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है, जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिया है, वह रोम्बस को बताता है। ठीक उसी प्रकार से एक और केस लेते हैं, क्योंकि मुख्यतः इन्हीं चारों के बारे में हमसे पूछा जाता है, तो इसलिए हम इन्हीं चारों के बारे में आपको बताएंगे। चौथा हमारे पास आता है पैरेललोग्राम की बात करते हैं। किसके बारे में? पैरेललोग्राम की। और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज भी कुछ ऐसे ही होता है। जो कंडीशन हमने आपको स्क्वायर के साथ रोम्बस का दिखाया, ठीक वही कंडीशन जो है कि हमारे पास रेक्टेंगल में भी होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसके भी हमारे पास जैसे हमने दिखाया कि इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे पास पैरेललोग्राम में भी इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। और दूसरा कंडीशन हमने इसमें ये बताया था कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और इसका डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इसमें भी वही काम होता है। तो क्या करते हैं, इसको भी हम देखते हैं कैसे इसके फिगर होता है। इसका भी फिगर कुछ इसी प्रकार से होता है, ऐसे। और इसमें जो होता है 90 डिग्री का होता है एंगल, लेकिन इसमें 90 डिग्री के एंगल्स नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो इसके लिए हमें क्या होगा कि अगर हम मान लेते हैं इसका नेमिंग हम कर लेते हैं ए बी सी और डी, तो उस दौरान हमारे पास क्या होगा कि ए डी जो होगा वो जस्ट इक्वल टू हमारे पास किसके होगा, डी सी की। और यहाँ जो ए बी जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारे पास डी सी के इक्वल होगा। तो चलिए हम इसी चीज़ को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, यानी कि डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो हमारे पास ए बी जो है कि जस्ट इक्वल टू हमारे पास किसके होना चाहिए, सी डी के इक्वल होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन हमारे पास ये होना चाहिए कि इसका जो डायगोनल्स जो होते हैं हमारे पास, वो डायगोनल्स जो है हमारे पास क्या होते हैं, आपस में इक्वल लेंथ के नहीं होते। इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो होनी चाहिए हमारे पास ए सी नॉट इक्वल टू बी डी के होना चाहिए।
अगर इतना सारा हमारे पास कंडीशन फ्लो करता है तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। इस तरह से अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 6 में जो इतना कुछ पढ़ना था वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, और इसके सारे कंटेंट्स PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाए, आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।